नमस्ते छात्रों। हमने इससे पहले वर्ण विचार का अध्ययन किया है। इसके अलावा शब्द विचार का भी हमने अध्ययन किया है कि शब्द कैसे बनते हैं, शब्द के भेद कैसे होते हैं। उसी तरह से वर्ण विचार एवं मात्राओं का भी अध्ययन किया है। अब हमें अध्ययन करना है कि संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, उदाहरण एक सब में पहले मैं आपके सामने एक दो उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ, दो वाक्य प्रस्तुत करता हूँ और फिर उससे हम संज्ञा के बारे में जानेंगे। पहला वाक्य ये है कि मैदान में आम का पेड़ है और दूसरा वाक्य ये है कि जंगल में शेर रहता है। अब जो पहला वाक्य है, मैदान में आम का पेड़ है, यहाँ पे जो आम का पेड़, इस शब्द में हमें एक पेड़ का बोध हो रहा है। और दूसरा है जंगल में शेर रहता है, यहाँ पे शेर शब्द से हमें एक प्राणी का बोध हो रहा है। तो इन दोनों से पहले वाक्य में आम का पेड़ और दूसरे वाक्य में शेर, यह संज्ञा है। क्यों? संज्ञा की परिभाषा हमें क्या समझाती है? संज्ञा की परिभाषा ये होती है कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या किसी भाव का बोध होता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला जो वाक्य था, उस पहले वाक्य में आम का पेड़, यहाँ पे एक पेड़ का, एक वस्तु का बोध हो रहा है। और दूसरा जो होता शेर, जंगल में रहता है, यहाँ पे शेर के इस शब्द से हमें एक प्राणी का बोध होता है। इसी को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा, हमने पहले संज्ञा की परिभाषा देखी है। एक और उदाहरण हम आज देखते हैं। यहाँ पे वाक्य दिया है, आज बहुत गर्मी है। इस वाक्य में एक गर्मी शब्द, यह एक भाव का हमें बोध करा रहा है, जो ना वस्तु है, ना व्यक्ति है, ना कोई प्राणी है, बल्कि एक भाव है और यही भाव का बोध करा रहा है। इसीलिए गर्मी शब्द को हम संज्ञा कह सकते हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं। चिड़िया चहचहा रही है। शब्द दिया है चिड़िया चहचहा रही है। यहाँ पे चिड़िया से एक पक्षी का बोध होता है, इसीलिए चिड़िया को संज्ञा कहा जाता है। आइए हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। हमने ये दो उदाहरण देखे हैं। पहले वाक्य में गर्मी, जो हमें भाव का बोध करा रही है, और ये दूसरा वाक्य चिड़िया, जिसमें पक्षी का बोध करा रही है। तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव, ये जो नाम होते हैं इनके, इसी को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ पे जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति का बोध कराती है, विशेष व्यक्ति, स्थान, प्राणी का बोध कराती है, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सचिन तेंदुलकर एक विशेष व्यक्ति है, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कही जाएगी। मोर, यहाँ पर एक विशेष प्राणी है। मोर का नाम लेने के बाद हमारे आंखों के सामने बस मोर ही आ जाता है, एक विशेष प्राणी है। तीसरा, रामायण, ये एक विशेष वस्तु है, ये एक किताब है। और अंत में है ताजमहल, यह एक विशेष स्थान का है। यहाँ पे विशेष शब्द लगाया है, यानी वैसी वस्तु, स्थान, प्राणी वो एक ही है। इसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं तथा स्थानों के नाम का बोध होता है, वे जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही प्रकार के, एक ही जैसे प्राणियों का, वस्तुओं का तथा स्थानों का बोध कराने वाले जो संज्ञा शब्द होते हैं, इन्हीं को जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, कार या और नगर। अब नगर में किसी एक शहर का नाम नहीं दिया है, अलग अलग प्रकार के नगर होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं। लेकिन अगर नगर हमने कहा, किसी का अगर विशेष स्थान का नाम नहीं लिया, तो यह जातिवाचक संज्ञा आएगी। कार में अगर हमने कोई विशेष कार का नाम अगर नहीं लिया, तो ये जो कार है, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बनती है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव
या दशा का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसे शब्द जो प्राणी या वस्तु की स्थिति या भाव या दशा का बोध कराते हैं। देखिए, पहला है बुढ़ापा, ये एक भाव है। मित्रता, ये भी एक भाव है। ये कोई वस्तु, प्राणी या स्थान नहीं है, बल्कि एक भाव का बोध कराती है। बुढ़ापा आ गया, ये एक उस स्थिति में मनुष्य, एक बुढ़ापा एक स्थिति है, उस स्थिति में मनुष्य चला जाता है। और मित्रता, यह एक भाव है। मित्रता जो होती है, यह एक दूसरे के प्रति जो है प्रेम और मित्रता व्यक्त करने का एक भाव होता है। इसी को भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। यह संज्ञा का तीसरा प्रकार है। चौथा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। कोई किसी भी तरह के द्रव्य या कोई धातु का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण दिया है पेट्रोल, दूध। एक द्रव्य पदार्थ का बोध यहाँ पे इन दोनों के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए इन दोनों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पांचवा भेद जो संज्ञा का है वो है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो होती है उसकी परिभाषा कुछ इस तरह है कि जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। किसी समूह या किसी एक समुदाय का बोध कराने का काम जो संज्ञा शब्द कहलाता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे चाबी का गुच्छा होता है, इसमें एक ही तरह की चाबियां एक साथ में मिली हुई रहती है, इसको गुच्छा कहते हैं। एक और उदाहरण हम इसमें ले सकते हैं, भारतीय सेना। सेना जो है यह भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि सेना में कई सारे सैनिक, कई सारे सिपाही एक साथ में मिलकर काम करते हैं। यह भी एक समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इस तरह से हमने समूहवाचक संज्ञा का अध्ययन किया। संज्ञा और संज्ञा के प्रमुख 5 भेदों का अध्ययन हमने यहाँ पे किया है। धन्यवाद।